हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों को एंटी क्लासेस में बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हम लोग अभी केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किए हैं और वो भी क्लास 10th का। जितने भी जो हमारा बेसिक पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और फिर 10 क्लास में हम एंट्री कर चुके हैं। और 10 क्लास में एंट्री नहीं किए आपको पता होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए हैं, अभिकारक भी पढ़ लिए, प्रतिफल भी पढ़ लिए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं भी पढ़ लिए। 3 टॉपिक को हम कंप्लीट कर लिए हैं और चौथे टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या होते हैं, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, इस यूनिवर्स में तत्वों की संख्या कितना है अभी तक, 118। इस 118 में अधिकांश क्या है, अधिकांश क्या है बच्चा, अधिकांश क्या है बच्चा, धातु। धातु अधिकांश तो मतलब अधिकांश धातु है, तो कितने इसमें धातु है, 91 धातु है। इसमें फिर अधातु कितने है बच्चा, ये सब याद रखना है आप लोग को। अधातु 20 हो जाता है, हो गया है। उपधातु कितने है बच्चे, उपधातु 7 है बच्चे, ठीक है। आप लोग सब ये याद करते हुए चलोगे, धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं, उपधातु कितने हैं, ठीक है। चलिए इसे हम मिटाते हैं। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हम आप लोगों को कुछ चीज याद करने के लिए दिए थे, जैसे केमिकल नेम याद करने के लिए दिए थे। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये सारे चीज हम आप लोग को लिखने के लिए दिए थे, याद करने के लिए दिए थे। तो चलना बच्चा, बताना अब आप लोग सब, क्या आप लोग याद करके आए हो। हाइड्रोजन ऑक्साइड के केमिकल नेम क्या होते हैं, बताना, कमेंट करके बताना कि हाइड्रोजन ऑक्साइड का, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्साइड के केमिकल नेम क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का केमिकल नेम क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। दूसरा में क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल भी हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड उसको बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जब हाइड्रोजन और क्लोराइड एक दूसरे से मिलते अभिक्रिया करते हैं तो उसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, केमिकल नहीं, तो इसको H2SO4, इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तीसरा में चौथा चौथा आपको याद कराए होंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2 को ही कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और फिर हम पांचवा में चल देते हैं, यहाँ पे उठाकर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम संगमरमर कहते हैं। बच्चा तो ये सब जो 2 4 5 नाम है उसको आपको याद करना है, जो फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, जो है सब हम याद करा दिए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। क्या टॉपिक, क्या हमारा टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक समीकरण, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को हम खत्म कर चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो मतलब वो जो भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं, उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं रासायनिक बच्चा समीकरण, कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए 2 चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं होगा तब तक रासायनिक समीकरण नहीं लिखाएंगे। तो एक संकेत होना बहुत जरूरी है, एक सूत्र होना बहुत जरूरी है। ओके, क्या होना जरूरी है, एक संकेत होना बहुत जरूरी है, एक सूत्र। इसको लिखने के लिए बाबू, इसको, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया से ही, जब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं पढ़ेंगे तब तक रासायनिक समीकरण में हम नहीं पहुंच सकते। हर टॉपिक का एक सीक्वेंस बनाया हुआ है ना बच्चा, तो हमें सीक्वेंस से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अगर जो भी बच्चा क्लास को रेगुलर देख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं करता हूं, गारंटी लेता हूं कि वो कभी भी केमिस्ट्री में फेल नहीं कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अब आते हैं कि, और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक
अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या बोल रहा है बच्चा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। अब अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ये हम देखेंगे कि कौन इसमें रासायनिक अभिक्रिया है और कौन रासायनिक समीकरण है। अब देखो कार्बन, कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे जब इसको संकेत सूत्र के रूप में लिख देंगे इसको और इसको, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बच्चा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब यहां से हम डिफिनेशन को भी निकाल सकते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को। अब यहां पे एक और चीज आता है कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में क्यों लिखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि नहीं, कि हाँ, कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक रूप में ही क्यों हम रहने नहीं देते, रासायनिक समीकरण के रूप में भी तो हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में क्यों लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को अभिक्रिया के रूप में रहने दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में क्यों लिखते हैं। तो आते हैं, चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों लिखते हैं हम। ठीक है बच्चा, तो अब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में क्यों लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में क्यों लिखते हैं। ओके, तो पहला, सबसे पहले जब रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत, मतलब हमें जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जगह। तो हम फर्स्ट में लिख देते हैं स्पेस को, जगह बचाने के लिए, बचाने के लिए। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे देश है इस दुनिया में बहुत से देश है। जब हम भारत में आएंगे तो भारत में कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाएंगे तो कार्बन से, देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हम हिंदी में लिखेंगे क्या, कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। जब हम पाकिस्तान में जाएंगे तो वो लिखेगा ऐसे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऐसे लिखेगा। फिर बराबर इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो लिख देगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ लिख देगा। फिर यार जब हम चाइना में लिखेंगे तो चाइना में जाएंगे तो ऐसे कार्बन लिख देगा। फिर यहाँ पे ऐसे उसको ऑक्सीजन को लिख देगा, और यहाँ पे बराबर में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे करके ऐसे कुछ लिख देगा। ठीक है, तो ऐसे, तो हम एक स्पेसिफिक चीज को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे इंडिया वाले ऐसे लिखेंगे, ये पाकिस्तान वाले ऐसे लिखेंगे, और चाइना वाले ऐसे लिखेंगे, तो उसको एक प्लेटफॉर्म देना है ना, पूरी वर्ल्ड वाइड पूरी प्लेटफॉर्म बनना है। तो इसीलिए रासायनिक समीकरण को, मतलब एक वर्ल्ड वाइड देने के लिए, एक लैंग्वेज को देने के लिए उसको इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे हम देख रहे थे कि ये होना, मतलब जो सी से कार्बन, एस से हाइड्रोजन है ना, तो Cl से क्लोरीन, ये वगैरह जितना हम देख रहे थे। अब यहां पे हम आते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण। हाँ, अब यहाँ पे बच्चा देख लो रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
भाग लेने वाले पदार्थों को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों या सूत्रों की सहायता से लिखा जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेत या सूत्र की सहायता से लिखा जाए तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहां पे देखना है, एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब ये मिलता है दोनों तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। ये अभिकारक हो गए। और जब इसके फलस्वरूप पदार्थ बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को जब संकेत या सूत्र के रूप में दर्शा दिया जाता है तो उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यही ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया और ये रासायनिक समीकरण हो गया। ओके। अब और फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। इसको संतुलित भी कर देते हैं। अब संतुलित कैसे होगा, संतुलित कैसे रहेगा वो तो बताएंगे, क्योंकि इसके बाद वही है ना, वही है, इसके बाद वही है। अब रासायनिक समीकरण जो हम पढ़ लिए उसके अब प्रकार पढ़ेंगे। हाँ, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के संकेत या सूत्र के रूप से दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेत या सूत्र के रूप में दर्शाते हैं तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही रासायनिक अभिक्रिया को जब हम शब्द के रूप में शब्द से दर्शाते हैं तो हम उसे शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उसको? शब्द समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, कोशिश कर रहे होंगे कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और पूरी लिंक करके चलना है पहले चैप्टर से। रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिफल, अभिकारक, उत्पाद वगैरह सब देखते चलना है ना बच्चा, सारे बच्चे को देखते चलना है। अब यहाँ पे हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण का प्रकार। ठीक है। रासायनिक समीकरण का प्रकार अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे एक संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा में हम देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ओके। अब देखना है कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ओके बच्चे, अब देखना है हम एक तराजू लेते हैं। एक तराजू में कितने पलड़े होते हैं बच्चा? एक तराजू में कितने पलड़े होते हैं? 2 पलड़े होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक तराजू में कितने पलड़े होते हैं? 2 पलड़े होते हैं। एक ये हम तराजू ले लिए, ये एक तराजू ले लिए, ये तराजू का पलड़ा हो गया, ये तराजू का पलड़ा हो गया। ओके। ठीक है। इसमें हम 2 kg वजन रख देते हैं, इसमें भी 2 kg वजन रख देते हैं। और एक तराजू यहाँ पे लेंगे,
एक तराजू यहाँ पे लेंगे, इसमें 2 kg वजन है, इसमें 3 kg वजन है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे पकड़ने वाले कर दिए, ठीक है, यहाँ पे पकड़ने वाले कर दिए। जब तराजू में दोनों साइड वजन ठीक ठीक है, जब बराबर बराबर है, दोनों साइड में तराजू का वजन सेम है, इसमें भी 2 kg है, इसमें भी 2 kg है, इसमें 2 kg, इसमें 3, क्योंकि यह जब जाहिर सी बात है 3 kg है तो इसका पलड़ा भारी है, झुकेगा, जाहिर सी बात है झुक रहा है। तो जब दोनों ओर बैलेंस रहेगा, उसी में रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अभिक्रिया को संकेत या सूत्र के रूप में दर्शाते हैं तो रासायनिक समीकरण बनता है। तो रासायनिक समीकरण में जब दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर रहेगा, परमाणु की संख्या बराबर रहेगा, तो उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है। ये असंतुलित, जब दोनों ओर बैलेंस नहीं रहेगा तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, जब दोनों ओर बैलेंस रहेगा बच्चा तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं पहले से, तो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं तो बच्चा तो थोड़ा थोड़ा अपने मन में गुदगुदी जो उठ रहा होगा ना, तो उसे बाहर निकालना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ाए हैं वो डिफिनेशन आप खुद दे दोगे, क्योंकि हम समझा दिए यहाँ पे तराजू के माध्यम से। तो हम कोशिश करते होंगे कि आप जितने बच्चे होंगे आपको पता चल गया होगा कि समीकरण, रासायनिक समीकरण, ये संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण से, ठीक है। ओके बच्चा, अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, तो अब हम यहाँ पे मिटाते हैं, तराजू के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर दिए। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार आप लिख दिए होंगे, वो समझ गए होंगे कितने होते हैं। अब उसमें हम संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है बच्चा, और यहाँ पे हम लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड मिल जाता बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है तत्वों, इसका परमाणु की संख्या, ठीक है, परमाणु की संख्या देखना है कि कितने परमाणु। अब यहाँ पे देखना है हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। यह अभिकारक होगा ना, इधर प्रतिफल, यही दोनों में से तो कंपेयर करना, अभिकारक एक तरफ प्रतिफल एक तरफ, क्योंकि अभिकारक आपस में मिलकर एक प्रतिफल बनाता है, चाहे अभिकारक टूटकर मतलब खुद टूटकर प्रतिफल बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसमें तो 2 है बच्चा, ऑक्सीजन इसमें 2 है, इसमें 1 है बच्चा, तो इसको 2 मिलाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से, जब 2 आगे में लगाएंगे तो ये 2 दोनों का हो जाएगा। जब नीचे लगा हुआ रहता है पीछे में तो सिर्फ उसका रहता है, जैसे हाइड्रोजन में तो सिर्फ हाइड्रोजन को होगा, ऑक्सीजन में रहता तो सिर्फ ऑक्सीजन का, तो ठीक है। तो अभी लगाए तो ऑक्सीजन हो गया 2 गो, तो हाइड्रोजन तो यहाँ 2 2 4 हो गया बाबू, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, इसी को, ये संतुलित दोनों बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखना 4 गो हाइड्रोजन के गो हुआ रे बाबू, 4 गो ऑक्सीजन के गो हुआ 2 गो, तो यहाँ पे भी देखना हाइड्रोजन क्या के गो हुआ 4 गो, ऑक्सीजन के गो हुआ रे बाबू 2 गो। तो यही वाला देखना है ना, दोनों ओर जब बैलेंस, अभी बैलेंस हम तराजू में किए थे ना कि दोनों ओर 2-2 kg रखे थे, एक में तो यहाँ पे 2 kg था तो एक में 3 kg था, 3 kg वाला क्या हुआ था बच्चा, 3 kg वाला नीचे झुक गया था। तो यहाँ झुकाना नहीं ना है, यहाँ पे बैलेंस करना है, क्योंकि हम बैलेंस इक्वेशन को हम पढ़ रहे हैं, बैलेंस हम समीकरण मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण को हम पढ़ रहे हैं। तो और फिर आपको एक बात और पता होना चाहिए कि इसमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसमें रासायनिक समीकरण जब हम बनाएंगे तो ठीक है, प्रत्येक तत्व की रासायनिक समीकरण आपको बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। तो अब हम कुछ तत्व की परमाणु संख्या जान लेते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे परमाणु संख्या, ठीक है बच्चा, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है ऑक्सीजन का 8 होता है, आर्गन 18, कैल्शियम 20। अब यहाँ पे देखेंगे ये परमाणु संख्या हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे फिर हाइड्रोजन में जब H2 बनकर वो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन अणु बनकर आएगा, तो इसमें हम जब 1 लगाए थे तो 1 गुना 2 कर देंगे, मतलब 2 हो गया।
अब ऑक्सीजन को भी हम O2 लिख के आएंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना था 8, तो 8 गुना 2 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। ओके बच्चा, यहाँ पे कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम? अब वही सोडियम NO2 जब लिखेंगे तो 11 गुना 2 हो जाएगा, मतलब 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो आप लोग को सारे बच्चे को, जितने भी बच्चे यहाँ पे हो, सबको समझ में आ गया होगा। अगर वही 4N2 लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए पहले 4, यहाँ इसका परमाणु संख्या कितना होता है 7, इसका गुणांक भी कितने हैं 4, फिर इसका गुणांक कितने हैं 2। तो अब ये क्या होगा, ये 14 जाएगा, 7 जाएगा 28, 28 दूनी 56, ये 56 हो जाएगा इसका परमाणु संख्या। ओके बच्चा, इसका परमाणु संख्या आप समझ गए होंगे। अब एक परमाणु संख्या होता है, एक परमाणु होता है, अब वो भी कोशिश करेंगे निकालने की कोशिश। अब देखो, एक परमाणु होता है, एक परमाणु संख्या होता है, एक सिर्फ यहाँ पे हम परमाणु होता है। क्या होता है बच्चा, एक सिर्फ परमाणु होता है, एक परमाणु संख्या होता है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं 4Na2, तो इसका परमाणु संख्या निकालेंगे, इस तरफ इसका ही निकालेंगे, 4Na2 निकालेंगे तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 4। चलो Na2 बहुत लंबा हो जाएगा, N2 लिख देते हैं, यहाँ भी N2 लिख देते हैं। ओके, N2 लिख देते हैं, तो N2 यहाँ 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि अभी आप लोग कुछ देर पहले ही निकाले थे 56 हो रहा था, लेकिन यहाँ परमाणु सिर्फ कितना होगा, यहाँ परमाणु सिर्फ कितना होगा, ये 4 होगा, 2 होगा, 4 दूनी 8 सिर्फ परमाणु होगा। कितना होगा बच्चा, सिर्फ यहाँ पे 4 दूनी 8 होगा। अगर वही यहाँ पे 2N2 लिखते यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ परमाणु हो जाता 2 × 2 = 4, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हो जाता 7 × 2 × 2 28 हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम कोशिश करते हैं। तो अब हम डिफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यहां पे हम डिफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब समझ में आ गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ जब हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलता है तो क्या बनाता है बच्चा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब यहाँ पे देखना है दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो तो, अब समान यहाँ पे देखना है, यहाँ पे समान करना है। ठीक है, कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए ये दोनों तरफ जब यहाँ पे 2 लगा देंगे तो दोनों में 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी 2 लगा देंगे तो ये देखो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे
अब आप लोग कुछ यहाँ पे देखना, एक्सपेरिमेंट करना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग तो देख लिए हो। अब यहाँ पे देखना है कि अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 6H2O, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे आप पहचानने की कोशिश करेंगे कि कितना हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है ना। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन H कितना है बच्चा, इसमें H कितना है, हाइड्रोजन में H कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्साइड में H कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 6। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो होता है वो दोनों के लिए होता है, ये जो नीचे होता है जिसके नीचे लगा रहता है सिर्फ उसी के लिए होता है, सारे के लिए नहीं होता है, ठीक है बच्चा। जो आगे वाले रहते हैं सारे के लिए होते हैं, और जो नीचे में रहते हैं जिसके नीचे में लगा हुआ रहता है सिर्फ उसी के लिए होता है, ठीक है बच्चा। और फिर हम आगे देख लेते हैं 2NH3, ठीक है। तो अब इसमें देखना है बच्चा, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन कितना है बच्चा, नाइट्रोजन सिर्फ 2 है, और फिर हाइड्रोजन कितना है 3 2 6 है यहाँ, है ना। ये 2 जो है दोनों का है, ये जो 3 है बच्चा 3 ये सिर्फ H का है ना कि N का है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण के 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे हम कुछ समीकरण देंगे, उसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। और आपको बताना है कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है कि संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। Fe प्लस H2O Fe3O4 आप लोग को संतुलित करना है, ठीक है। हम देते हैं थोड़ा टाइम, संतुलित करके बताएं आप लोग। और अब ये आपको बताना है कि क्या ये संतुलित है कि असंतुलित है ना बच्चा। तो अब संतुलित क्या है, असंतुलित है कि संतुलित, यहाँ पे देखते हैं। इसमें Fe एगो है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन एगो है, यहाँ पे Fe3 है। पहले ही से देखने में लग रहा है कि संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन इसमें 4 है, हाइड्रोजन 2 है। तो अब इसको संतुलित करना है, आपका काम है। अब कैसे करोगे, है ना। अब कैसे करोगे आप लोग घर पे करके देखोगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके बताओगे कि सर वो उसका संतुलित हमसे नहीं हो रहा है, तो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कर है, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत, ठीक है, अभी तक नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखना, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ लिया आप लोग, पढ़ लिए ना कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत हद तक पढ़ लिया होगा। अभी सॉरी, सिर्फ संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं वो आप लोग पढ़ लिए होंगे, लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण जो दूसरा पार्ट है वो अभी नहीं पढ़ा है। तो अब यहाँ पे देखना है ये क्या है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और फिर एक और एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ पे करते हैं तो HCl बनता है, यही। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है हाइड्रोजन के गो है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन के गो है 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है बच्चा एगो, क्लोरीन के गो है बच्चा एगो। अब देखना है इस तरफ 2 इस तरफ, तो दोनों तरफ बैलेंस नहीं ना है, इसे ही अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है बच्चा। इसे क्या कहते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है तो अनबैलेंस मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसका अब हम डिफिनेशन पे चलते हैं, क्योंकि संतुलित अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया। अब असंतुलित पे देखते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की
प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान ना हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चा, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान न हो तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ठीक है, यहां पे समझ गए होगे। अब यहां ठीक है, यहां भी समझ गए होगे। ठीक है यहाँ बच्चा, अब यहाँ पे समझ गए होगे। अब आप लोग को हम बहुत सारे चीज देंगे, रासायनिक समीकरण संतुलित, अब असंतुलित करने के लिए देंगे, असंतुलित को संतुलित करने के लिए देंगे, और पहचानने के लिए भी देंगे कि कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है और कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या इसके दोनों और समान है? नहीं ना, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, सॉरी बच्चा, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी 1 है। बैलेंस रखने के लिए बराबर बराबर रहना बहुत जरूरी होता है, दोनों ओर अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ समीकरण को और हम पहचानने की कोशिश करेंगे क्या ये वो बैलेंस है या अनबैलेंस है, क्या वो संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या कि वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या आप लोग बताने की कोशिश करोगे कि क्या ये संतुलित है कि असंतुलित है? ठीक है बच्चा, ये संतुलित है या असंतुलित है बताने की कोशिश करोगे। यहाँ सारे बच्चे पहचानने की कोशिश, सारे से लिखवाएंगे ऐसा बात नहीं है, सारे लिखना है। यहाँ पे पहले बता देते हैं बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता होना चाहिए दोनों तरफ देखेंगे, अभिकारक की तरफ भी देखेंगे, प्रतिफल की तरफ भी देखेंगे। किसके तरफ बच्चा? अभिकारक की तरफ भी देखेंगे बच्चा और प्रतिफल की तरफ भी देखेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे अच्छा खासा एग्जांपल ले लेते हैं, KClO3 जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा? KCl + O2। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे 2, 4, 1, 5 हम एग्जाम्पल लिए। यहाँ पे देखना है हाइड्रोजन के गो है, 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन के गो है, 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, 2 2 4 गो है। तो पहले ही देखने ही पता चल गया, जबकि ऑक्सीजन सही है, ऑक्सीजन 2 गो है, तो ये क्या हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे देखना है मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो क्या हो गया? ये भी असंतुलित हो गया। कहां पे हो गया? ये भी असंतुलित हो गया। यहाँ पे सोडियम देखना 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, ये भी असंतुलित हो गया। क्या हो गया बच्चा? ये भी असंतुलित हो गया। यहाँ पे देखना हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ओ सॉरी क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत लिख दिया हूं, HCl कर देते हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? अब यहाँ HCl के तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इसको क्या कहेंगे हम? संतुलित। सिर्फ एक अभी तक मिला है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखना K 1 है, ये C 1 है, ये C भी 1 है, यहाँ पे कितना है? ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है। वही ना मसला है, ये भी क्या हुआ? असंतुलित हुआ। अब जितना असंतुलित है, असंतुलित को संतुलित भी बनाना सीख जाना है। बस क्या करना है बच्चा? कैसे बनाना सीखोगे? सीखना है ना, आज नहीं सीखोगे कल नहीं सीखोगे, बहुत दिक्कत होगा बच्चा। यहाँ पे 3 देंगे,
यहाँ पे 3 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे और यहाँ पे 2 देंगे। अब देख लेना है, क्योंकि यहाँ 3 लगाए इसलिए कि यहाँ पे ये क्या था, 2 था, यहाँ पे 3 था। ठीक है, जब अब हम 2 इस पे लगाते थे 3 दूनी 6 था, तो यहाँ 3 लगा दिए, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ 2 लगाए तो ये 2 के 2 हो गया पोटेशियम, तो पोटेशियम यहाँ भी 2। ये क्या है, क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 हो, तो ये अब असंतुलित को हम संतुलित लिख देंगे। ये हो गया। अब इसको हम संतुलित करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, और यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 4 गो हाइड्रोजन है और 2 गो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। अब क्या हो गया बच्चा, ये संतुलित हो गया। ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ फिर यहाँ 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखना, अब ये असंतुलित से क्या हो गया, ये संतुलित से संतुलित हो गया, संतुलित हो गया, असंतुलित से संतुलित हो गया। फिर इसको हम संतुलित करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जब हम 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, इसमें भी सोडियम 2 हो जाएगा और इसमें भी क्लोरीन 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यह संतुलित से अब संतुलित हो जाएगा, असंतुलित से संतुलित। यहाँ पे अब देखो, हाँ ये तो संतुलित है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। और एक बात, हाँ, असंतुलित रासायनिक समीकरण में के डिफिनेशन में ही, मतलब जिसे असंतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग लिखे, जिसको असंतुलित रासायनिक समीकरण, उसको ही कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण, उसके बगल में लिख लेना, मतलब ब्रैकेट देकर रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे देखना है कि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण को असंतुलित से असंतुलित से संतुलित किया जाता है। अब यहाँ पे देखना है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्या बच्चा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। अभी जैसे कि हम अभी किए कि जितने भी असंतुलित, जबकि हम संतुलित को तो असंतुलित नहीं किए, संतुलित को हम असंतुलित नहीं किए, जितना असंतुलित था उसको हम संतुलित किए। तो अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो यहां पे जवाब में लिखना है, क्या, जवाब में द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित लिख देना। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है या असंतुलित रासायनिक समीकरण को, ज्यादा बेटर ये होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है बच्चा, ये हेडिंग बनाना। तो जवाब द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। किया जाता है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है, यह भी जानना जरूरी है ना। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, चाहे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के समय द्रव्यमान का न तो ह्रास होता है, ठीक है, और नहीं निर्माण होता है, नहीं तो उसका विनाश होता है और नहीं निर्माण होता है, जबकि जैसा है वैसा ही रह जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान के समय द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और नहीं निर्माण होता है। ठीक है, जितना वो पहले था वो उतना ही रह जाता है। अब जैसे यहां पे देखना है, यहां पे
देख लो ना बाबू, अब इसको करना है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के समय यहां जब अभिक्रिया हो रहा है तो 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो अभिक्रिया के बाद भी यहां जब प्रतिफल बना तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहां भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि अब यहां पे लिखना है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। अब यहां पे हम लिख दिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के नियम को पालन करने के लिए, ठीक है। अब इसमें फिर उसके नीचे लिख देना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों का भार समान होना चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद दोनों पक्षों का भार समान होना चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक और तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय द्रव्यमान का न तो ह्रास होता है और न ही निर्माण होता है, बल्कि वो द्रव्यमान उसका तटस्थ रहता है, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद और चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले, ठीक है बच्चा। तो 3 टॉपिक को हम उठाए थे, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अगला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होते हैं। तो ठीक है बच्चा, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।